नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए। किसी ने सही ही कहा है, सच ही कहा है, किसी भी कार्य को करने से पहले प्रयास करने चाहिए। और प्रयास तभी संभव है, प्रयास तभी किया जाता है जब सामने कोई लक्ष्य निर्धारित हो। और लक्ष्य जब निर्धारित हो तो ठान लेनी चाहिए कि हमें उस लक्ष्य को हासिल करने हैं, और हासिल करने के लिए ऑटोमेटिक प्रयास करेंगे आप, और जब प्रयास करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न पे आते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में जो एंजाइम्स पाया जाता है ये बताने, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन कहा जाता है इसे। तो एंजाइम में जो लार में पाया जाता है ये टाइलिन होता है। और टाइलिन जो होता है ये क्या करता है, स्टार्च जो होते हैं भोजन में, स्टार्च को ये शर्करा में बदल देता है, शर्करा में बदलता है। ठीक है, बदल देता है। तो कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, राइज होता है कि जो पाचन होता है शरीर में वो कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू हो जाता है। इसमें ये पॉइंट जरूर आप याद रखें। पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। मुख से यानी कि मुंह से शुरू होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, मानव शरीर या कोई भी जीव में पाचन की क्रिया जो होती है कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख में यानी कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब आगे देखेंगे, दूसरा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो श्वास ग्रहण करने की श्वसन कहते हैं, और छोड़ने को प्रवास कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, प्रश्वास। और दोनों की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों तीनों को याद रखें आप इस चीज को। ठीक है, आगे देखेंगे किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन जो है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये तो आप जानते होंगे, श्वास की क्रिया है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, तो ये विसरण की प्रक्रिया है जिसके कारण ऐसा संभव हो पाता है। आगे देखेंगे नंबर चौथा, नारियल का खाने योग्य भाग बताना है आपको। क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो खाने योग्य भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन से राइज होते हैं इस तरह के। तो आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा भ्रूणपोष। नारियल का जो भ्रूणपोष होता है वो खाने योग्य भाग होता है। चलिए आगे देखेंगे, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा खनिज यहाँ पे आवश्यक नहीं है पौधों की वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए? नाइट्रोजन, तो ये आवश्यक है। सोडियम, ये भी आवश्यक है। कैल्शियम आवश्यक नहीं है, कैल्शियम पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। फास्फोरस आवश्यक है। तो इस तरह से आपको देख रहे हैं, कैल्शियम पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, खास करके लंबाई में वृद्धि के लिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी जो संबंधित है वो गुणसूत्र से संबंधित है। अनुवांशिकी जो संबंधित है ये गुणसूत्र से संबंधित है। गुणसूत्र का अंग्रेजी होता है क्रोमोसोम, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पे आप जानते होंगे इसकी इकाई होती है डीएनए। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए को एक यूनिट माना जा सकता है अनुवांशिकी के क्षेत्र में, एक यूनिट है डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम पे ये होते हैं, मौजूद होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, सातवां, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? ध्यान से देखना है, अंगक की बात यहाँ पे कोई की जा रही है। तो सेल जो होते हैं सभी, जितने भी पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, तो सेल सभी में पाया जाता है। सेल मतलब कोशिका, क्योंकि कोशिका से ही पूरा शरीर जो होता है, वो चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो, सभी के जो शरीर निर्मित होते हैं वे सेल से बने होते हैं। सेल का जो समूह होता है उसे हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं, ऊतक के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ अंतर होता है, पौधों में और जंतु कोशिकाओं में कुछ अंतर होता है। इसमें से यह पूछा जा रहा है कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं है, लेकिन वह पादप कोशिका में उपस्थित होता है। तो गोल्गी काय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन लवक जो होता है, लवक प्लास्टिड्स को बोला जाता है, लवक जो होता है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से के साथ है? ठीक है, दांतों की विकृति के साथ है। आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन एक तत्व है जो कि दांतों की विकृति से संबंधित है। आगे देखेंगे इसको। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ये तो आसान है। ये आयोडीन जो होता है सागर में पाया जाता है, ये लवण के रूप में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? अभी हमने देखा था दंत क्षय, दंत की विकृति। इस तरह से अगर क्वेश्चन अराइज होते हो तो फ्लोरीन इसका सही जवाब होगा। फ्लोरीन ही इसका महत्वपूर्ण कारक है दंत क्षय का, ठीक है। चलिए आगे नंबर सवाल देखेंगे। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे, तैयारी आप लोग की अच्छी होगी, तो आप लोग इसे क्लिक कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। बताइए, कैमरे में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो आंख की तरह, कैमरा का जो लेंस होता है वो आंख की तरह काम करता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल लेंस इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। उत्तल लेंस कैमरे में लेंस के प्रयोग में किया जाता है। आगे देखेंगे 12 निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी हो जाती है? बताइए, छोटी होती है इसका मतलब है कि उस दिन बहुत बड़ा दिन होगा, ठीक है, बड़ा दिन होगा। जब बड़ा दिन होगा तो जाहिर सी बात है छोटा दिन होगा, छोटी रातें होगी, ठीक है। दिन बड़ा होगा तो रातें छोटी होगी। तो यह किस दिन होता है? ये 21 जून की तारीख को होता है कि उस दिन बड़ा रात होता है, बड़ा दिन होता है और रातें जो होती है छोटी होती है। और यही कारण है कि बीच दोपहर में जब आप देखेंगे तो आपकी छाया बहुत छोटी दिखेगी। 13 नंबर देखिए, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तेल परत का चमकना ये किसका उदाहरण है? बताइए, करवा भी चुके हैं हम और आप लोग पढ़े ही होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप बता सकते हैं इसको आसानी से। व्यतिकरण के कारण ऐसा संभव हो पाता है। प्रकाश के व्यतिकरण आप पढ़े होंगे, व्यतिकरण के कारण ऐसा संभव होता है। आगे देखेंगे, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुष्क सेल किसे कहते हैं? आधुनिक बैटरी को हम लोग शुष्क सेल के रूप में कहा जाता है। आधुनिक बैटरी जो होता है उसको हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। और उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। कौन सी ऊर्जा उसमें रहती है? रासायनिक ऊर्जा। आसान है सवाल। आगे देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जब पहाड़ी पर लोग चढ़ते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं, ऐसा क्यों? तेज चल के, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु, फिसलने की संभावना कम हो जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। 15 का सही जवाब। आगे देखेंगे 16, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का। अगर शून्य में कोई वस्तु गिर रही है, ठीक है, अगर शून्य में वस्तु गिर रही है, चाहे वो भारी हो चाहे हल्का हो, शून्य में अगर गिर रही है तो उसका समान त्वरण होता है। उसका जो त्वरण होगा वो समान होगा, ठीक है, उसका त्वरण जो होगा वो समान होगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इतना इंपोर्टेंट है VVI की श्रेणी में से रख सकते हैं। क्वेश्चंस ये एराइज होंगे, पूछे जाएंगे। जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन से एकदम VVI है, इसको नोट कर लें आप लोग। तो अगर दुगनी होती है गति तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो चौगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। चौगुनी मतलब 4 गुनी हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, देखिए अगर वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटा लेगी तो वो नदी डूब जाएगी। ध्यान देना, नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी नदी में। ध्यान देना है, आयतन के बराबर। चलिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये बताना है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है वॉशिंग मशीन, आपको बताने हैं। दूध से जो मट्ठा निकाला जाता है वो भी यही सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है वो भी यही सिद्धांत कार्य करता है। अपकेंद्रन का सिद्धांत पर यह आधारित होता है। आगे देखेंगे, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बताइए। एक गिलास में पहले से बर्फ का पानी टुकड़ा तैर रहा है, ऑलरेडी उसमें सारा चीज है, ठीक है, पानी भी है, बर्फ भी है, पानी गिर नहीं रहा है। लेकिन क्या अगर बर्फ उसमें पिघलता है तो उसका स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। आसान है समझ में, अगर आ गया होगा तो बता सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ स्तर नहीं होगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उतना आयतन घेर चुका है, ठीक है।
तो वो पिघले या जमे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए, ये तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, इनका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस नाम है इनका, इस वैज्ञानिक का नाम है। तो हिग्स बोसान इन्हीं के नाम से दिया गया है, एक कण है हिग्स बोसान, नाम सुने हैं? हिग्स बोसान, जो कि इन्हीं के नाम से दिया हुआ ये कण है, और ये क्या है? बोस हो जाएगा इसका सही जवाब। वैज्ञानिक का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, हिग्स बोसान वो कण का नाम है जो इन्हीं के नाम से दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव है, ध्यान देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? बताओ यहाँ पे। लकड़ी है, कांच है, आइसक्रीम है, अमोनिया, ये तीनों तो ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। अमोनिया आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक अतिशीतित द्रव के रूप में होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो न्यूनतम तापमान पर द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे इस सेट में सिर्फ विज्ञान के हैं। विज्ञान से क्वेश्चंस बहुत अधिक मात्रा में वहाँ होंगे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये सेट जो बनाया गया है 30 क्वेश्चंस विज्ञान के हैं, 10 क्वेश्चंस बायो के, 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, फिर 10 हिस्ट्री के आएंगे, फिर 10 जियो के क्वेश्चंस होंगे। 5 सेगमेंट से ओनली इसमें इस जीएस पेपर में लिया गया है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। 24 नंबर सवाल। 24 कहता है दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? दिया सलाई जो होता है, माचिस की तीली जो होता है, उसका नोक पर क्या रहता है ये बताना है। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, ये नहीं होगा। लाल फास्फोरस जो होता है वो दिया सलाई के नोक पर होता है, कहने का मतलब है वो जो तीली होता है तीली पर होता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? सभी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कह रहा है अगर पेट्रोल से आग लगे तो उसमें किस प्रकार का चाहिए यहाँ पे अग्निशामक का प्रयोग किया जाना चाहिए? सोडा अम्ल वाला, पाउडर वाला, या फिर झाग वाला? तो यहाँ पे झाग वाला इसका उपयुक्त आंसर होगा। झाग निकलनी चाहिए, तभी वो पेट्रोल को कंट्रोल में कर सकता है। 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बॉयल, चार्ल्स, लुशा का नियम, फैराडे का नियम। ये फैराडे का नियम है। फैराडे का नियम जो है वो गैस से संबंधित नहीं है, बाकी के जो नियम है वो गैस से संबंधित है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ये बताना है। आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक बताइए। रदरफोर्ड, लुईस मेंडलीफ, इनमें से कोई नहीं, तो मेंडलीफ हो जाएगा। 1869 ईस्वी में सबसे पहले, 1869 ईस्वी में सबसे पहले इसने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। आगे देखेंगे, डबल रोटी अगर बनाना हो तो उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है? किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर का नाम बताना है यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, डबल रोटी अगर हमें बनाना हो तो इसमें जो प्रयुक्त किया जाता है बेकिंग सोडा, इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर कह सकते हैं, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? बताइए। चांदी, सोना, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम पर जो एक तरह से ओवरलेप किया जाता है वो एल्युमिनियम के अयस्क से ही किया जाता है। चलिए 30वां कहता है रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो क्या कहलाते हैं? कोल गैस, प्रणोदक, कोक, बायोमास। देखिए बहुत आसान है, ये तो आप नाम जैसे ही देखेंगे आप टिक करेंगे। रॉकेट को जो चलाया जाता है उस ईंधन का नाम है प्रणोदक। चलिए यहां से अब इतिहास शुरू हो जाता है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? 31 नंबर सवाल को आप ध्यान से देखें, अब बनाए होंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले मुगल काल में ही अंग्रेज आए थे। मुगल काल में ही अंग्रेज आए थे सूरत में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में ही स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पराशर, मनु, नारद स्मृति। तो मनु स्मृति जो है सबसे पुरानी है, प्राचीन स्मृति के रूप में जानी जाती है मनु स्मृति।
तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग जो कि भारत पर जब आक्रमण किया था तो वो सन था 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग जो कि लंगड़ा था वो लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था और ढेर सारा चीजें यहां से लूट कर ले गया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक तो हर्षवर्धन फर्स्ट में ही है यहाँ पे, हर्षवर्धन, इसे हर्ष के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन राजा बना था 606 ईस्वी में। कब राजा बना था? 606 ईस्वी में यह राजा बना था। इसे भी आपको याद रखने हैं। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था नर्मदा के तट पर, ठीक है। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, बताना है, बताइए। सोने के सिक्के जारी किए गए थे किस काल में? तो यह हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण काल में सारा आपका यहाँ पे रिवीजन सेट की तरह चल रहा होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि अंतिम समय में है, आप लोग 1 तारीख बहुत नजदीक है। अंतिम समय में कहा भी जाता है कि आपकी तैयारी पुख्ता हो चुकी होगी। आप इस तरह के सेट को सीखने के मद्देनजर नहीं बल्कि रिवीजन के मद्देनजर देखेंगे, ठीक है। तो ये जो सेट आपके लिए है ये रिवीजन होना चाहिए, ना कि सीखने के मकसद से। अगर आप सीख रहे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हैं तो आपको गहन चिंतन की आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखेंगे 36 नंबर सवाल। 36 कहता है मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा उपयोग में लाए जाते थे, प्रयोग में लाए जाते थे, उसका नाम क्या था? तोल, दिनार, पन, काकनी। तो पन के नाम से मशहूर था वो मुद्रा। क्या कहलाता था? पन कहलाता था। आगे देखेंगे चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन दरबारी थे। किनके दरबारी थे ये बताना है। किनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? नागार्जुन और चरक, दोनों के दोनों विद्वान हैं। चरक संहिता की रचना किए हैं। चलिए बताइए, ये कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क जो शासक थे कुषाण वंश के, ये चरक और नागार्जुन इन्हीं के संरक्षण में थे। चलिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हालांकि हूनों का जो आक्रमण होना शुरू हुआ था ये गुप्त वंश कह सकते हैं। तो स्कंद गुप्त इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कंद गुप्त ने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। और मंगोलों का सर्वाधिक अगर आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है, मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक और यहाँ पे हूनों का आक्रमण है। दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान से देखने हैं। यादव सम्राटों की राजधानी बताना है तो ये देवगिरी था। यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी और यह सल्तनत काल में प्रथम महिला बनी थी जो कि शासिका बनी थी, प्रथम महिला थी ये। तुर्की का, मंगोलों का, अरबों का, अफगानों का। तो सबसे ज्यादा जो विरोध किया था ये तुर्कों ने किया था। तुर्कों ने किया था, तुर्किश। आगे देखेंगे शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा या जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, दोनों ओर, उसके दोनों ओर शांत पेटी जाना जाता है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, प्राथमिक, गौण, एल तरंगे, प्राथमिक और गौण दोनों। तो भूकंप में जो तरंगे उत्पन्न होती है ये 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती है। एक होता है पी तरंगे, एक होता है एस तरंगे, एक होता है एल तरंगे। पी होता है जो प्राथमिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा यस जो होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंगे के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक। और तीसरा जो होता है वो धरातलीय तरंगे होती है जो कि एल तरंगे होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल तरंगे, ठीक है। एल तरंगे इसका सही जवाब हो जाएगा। धरातलीय तरंगे होती है एल तरंगे। आगे देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति की भूस्खलन से हुई है, बताइए। हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि अगर आपकी तैयारी चरम पर होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एज ए सिर्फ रिवीजन लेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। टेथिस नाम का एक सागर था जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आगे देखेंगे दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित हो जाती है? पृथ्वी की जो सतहें हैं, वायुमंडलीय सतहें कह सकते हैं, वायुमंडलीय जो आवरण होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, है ना, बहिर्मंडल। तो इसमें
रेडियो तरंगे बोला जा रहा है, दीर्घ रेडियो तरंगे, तो अगर तरंग की बात आए तो ये आयन मंडल हो जाएगा। ये आसान है, बहुत आसान है। चलिए, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, बताना है। रेगिस्तान में अगर बादल अवक्षेप होता है और नहीं बरसता है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, आपको ऑप्शंस के अनुसार भी बता सकते हैं, आपको याद होना कोई जरूरी नहीं होता है। कम दबाव, कम आर्द्रता, हवा की द्रुत गति, कम तापमान। तो आर्द्रता जो होता है वो कम होता है, यही कारण है कि वो बरस नहीं पाते हैं। चलिए 46 देखेंगे। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, खनिज तेल, मैग्नीज, कोयला, ये सभी। तो पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल की कमी होती है, ये पाए नहीं जाते हैं, ध्यान देना है, खनिज तेल नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है, घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से ये स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है, स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति की अगर चर्चा हो और इसकी अगर प्रमुखता की बात हो तो ये कौन सा है, ये प्रशांत महासागर है, ध्यान देना है, ये कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रवाल भित्ति सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए 49, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी है, चौड़ी जल संधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो चौड़ी जल संधि अगर की बात करें तो डेविस जल संधि है, जो कि चौड़ी जल संधि के रूप में इसे जाना जाता है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे 50 नंबर, सदाबहार वर्षा वन कहां पाए जाते हैं। चलिए, सदाबहार वर्षा वन कहां पाया जाता है, बताइए। ब्राजील, इसका सही जवाब ब्राजील हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें।